नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी की लिखी कहानी बीवी का हत्यारा। पूना में ही मेरी बीवी ने भी शीला अत्रे के नाम से 2.5 साल की जेल की सजा काटी थी। जरूर इन दोनों की मुलाकात जेल में ही हुई थी। अब मुझे बात कुछ बनती लग रही थी और गाड़ी आगे सरकने लगी थी। अब अपनी असलियत तो बोलो। उसके स्वर में अब गुस्सा झलकने लगा। अगर तुम कोई औरतखोर आदमी हो और इसी वजह से मेरे पीछे हो तो कोई और दुकान देखो, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। पता नहीं उसे नशा हो गया था या उसे गुस्सा बहुत चढ़ गया था, लेकिन हकीकत यही थी कि उसकी आवाज इतनी ऊंची हो गई थी कि आसपास बैठे लोग हमारे टेबल की तरफ देखने लगे थे। समीप खड़ा वेटर भी आशंकित लगने लगा था। देखो, मैं अनुनयपूर्ण स्वर में बोला, भगवान के लिए चिल्लाओ नहीं। क्यों न चिल्लाऊं मैं? प्लीज जरा शांत हो जाओ। मैं तुम्हें सब समझाता हूं, सब बताता हूं। तो शुरू करो बताना। पहले यही बताओ कि तुमने श्रीवास्तव से मुझे यह क्यों कहलवाया कि तुम लखनऊ के कोई नाइट क्लब के ओनर हो और तुम मुझे 7,000 रुपए महीना पर लखनऊ ले जाना चाहते हो। मुझे तो लगता है कि तुमने लखनऊ की कभी शक्ल भी नहीं देखी। मेरा एक जाति मामला मुझे उस तक लाया था। यह उसे बताने का और अपनी असलियत उस पर जाहिर करने का मैं कतई ख्वाहिशमंद नहीं था, लेकिन अब हालात जो करवट बदल चुके थे उनमें उसे यह बताए बिना मेरी गति नहीं होने वाली थी कि मैं एक पुलिसिया था। पर असली वजह मैंने उससे फिर भी न बताई। सबसे पहले मैंने यही कबूल किया कि मैं एक पुलिसिया हूं। मैंने उसे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। उसे कार्ड पर लगी मेरी बावर्दी तस्वीर की एक झलक मिल गई तो मैंने कार्ड जेब में रख लिया। पुलिस दिल्ली के जैक एंड जिल जैसे तमाम जॉइंट्स की चेकिंग अक्सर करती रहती है, इतना तो तुम्हें मालूम होगा। मैं बोला, मालूम है। वह भुनभुनाई। कुछ दिन पहले मैं सादी वर्दी में जैक एंड जिल में गया था। वहां मैंने तुम्हें स्टेज पर देखा था। तुम मुझे अहमक कहोगी, लेकिन तुम पर एक निगाह पड़ते ही मैं तुम पर मर मिटा था। नॉनसेंस, मैं सच कह रहा हूं। खैर, आगे बोलो। मैं सीधे सीधे तुम्हारे पास आता और तुमसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता तो तुमने मुझे घास भी नहीं डालनी थी। जैक एंड जिल में आने वाला तो हर शख्स तुम पर मरता होगा और तुम्हारे साथ दोस्ती गांठने का ख्वाहिशमंद होता होगा। इसीलिए तुम्हारे करीब आने का मैंने मौजूदा तरीका अख्तियार किया। श्रीवास्तव मेरा पुराना वाकिफ है। तुम्हारे से परिचय कराने के लिए मैंने उसका सहारा लिया और उसके माध्यम से लखनऊ के नकली कॉन्ट्रैक्ट की कहानी तुम तक पहुंचाई। मैं कबूल करता हूं कि मैंने बहुत बचकानी हरकत की थी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी यह पोल इतनी जल्दी खुल जाएगी। बहरहाल, मैंने जो कुछ किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर था। मुझे तो लग रहा था कि अगर मेरा तुमसे संपर्क ना हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा, तो मेरी जान पर आ बनेगी। अपने कथन को विश्वसनीय बनाने के लिए जो एक्टिंग मुझे करनी पड़ी उसने मुझे दांतों पसीने ला दिए। और पता नहीं अभी भी बात बनी थी या नहीं। वह कुछ क्षण खामोश रही और अपलक मुझे देखती रही। फिर एकाएक वह जोर से हंसी। मेरी जान में जान आई। धीरे, मैं बोला। उसकी हंसी को ब्रेक न लगी। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिल्में देखते हो? वह बोली। देखता हूं। उस संदर्भहीन सवाल से मैंने हड़बड़ाता हुआ बोला, मनोरंजन देखी थी? नहीं। कभी रीरन में आए या वीडियो हो तो देखना। उसमें संजीव कुमार तुम्हारी तरफ पुलिसिया बना था। जैसे तुम कह रहे हो लगभग वैसे ही वो भी कॉल गर्ल बनी जीनत अमान पर मर मिटा था। तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे मनोरंजन फिल्म की याद आ गई। वह फिल्म थी, ये हकीकत है। चलो मान लिया। अब तो मिल लिए मुझसे। मिल लिया। दिल भर गया? दिल तो नहीं भरा, लेकिन इतनी तसल्ली हो गई है कि अब मैं पागल नहीं हो जाऊंगा। वैसे इस बात ने मेरा बहुत दिल तोड़ा है कि 7,000 महावर के लखनऊ के कॉन्ट्रैक्ट वाली बात बोगस थी। मैं शर्मिंदा हूं, दिल से शर्मिंदा हूं। तुम अपनी इंस्पेक्टर की तनख्वाह पर इतने महंगे रेस्टोरेंट का बिल देना अफोर्ड कर सकते हो? कर सकता हूं। मैं पैसे वाला आदमी हूं। नौकरी में शौकिया करता हूं।
शौकिया करने के लिए पुलिस की ही नौकरी मिली थी। मुझे पसंद है। ओके, अब तुम एक काम करो, बोलो। ड्रिंक्स मंगवाओ, फिर और ड्रिंक्स मंगाओ, फिर डिनर का ऑर्डर दो, फिर बिल अदा करो और फिर टैक्सी पर मुझे घर छोड़ाओ। मैंने शांति की लंबी सांस ली। जो हुक्म मेरी मलिका, मैं सिर नवाकर बोला। सरे तस्लीम खम है। वह खिलखिलाकर हंसी। रात के 1 बजे हम रेस्टोरेंट से उठे, वह भी इसीलिए क्योंकि रेस्टोरेंट बंद होने का वक्त हो गया था और वहां हम 2 ही जने बैठे थे। नशे में झूमती हुई सुषमा को सहारा देकर मैंने टैक्सी तक पहुंचाया। उसने मुझे ग्रीन पार्क का अपना पता बताया, जो कि मुझे पहले से मालूम था। टैक्सी में वह मुझ पर ढेर होकर बैठी थी। टैक्सी ग्रीन पार्क पहुंची। वहां वह एक ऐसी इमारत की पहली मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में रहती थी, जिसका मुख्य द्वार लगता था कि हमेशा खुला रहता था। मैंने टैक्सी से बाहर निकलकर उसकी तरफ का दरवाजा खोला। वह बाहर निकली। टैक्सी का भाड़ा चुकाने की नीयत से वह अपना पर्स खोलने लगी। जाने दो, मैं उसका मंतव्य समझकर बोला। मैं इसी टैक्सी पर वापस चले जाना, वह बोली। जल्दी क्या है? लेकिन और टैक्सियों का क्या घाटा है, सामने ऑल नाइट टैक्सी स्टैंड है। उसने जबरन टैक्सी का भाड़ा चुकाया। आओ, वो बोली। मैं उसके साथ हो लिया। वह मुझे अपने 2 कमरों के खूब सजे फ्लैट में ले आई। तुम बैठो, वह मुझे एक सोफे पर धकेलते हुए बोली। मैं अभी चेंज करके आती हूं। मैंने सहमति में सिर हिलाया। वह पिछले कमरे में चली गई। मेरी कल्पना आपे से बाहर होने लगी। जरूर वे अपनी टाइट जीन और ब्लाउज उतारकर कोई झीनी सी रोमांटिक सी नाइटी पहनकर आएगी, जो कि उसके खूबसूरत जिस्म पर न होने जैसा दर्जा रखती होगी। नाइटी में उसके अंग प्रत्यंग की कल्पना करते हुए मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया। वह मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब मैं किसी औरत की वैसी सोहबत से 2-4 हो रहा था। शादी से पहले तो मैं वैसे ही साधु सन्यासियों जैसा था और शादी के बाद भी मैंने अपनी बीवी के अलावा कभी स्त्री के तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। वह पहला मौका था जबकि यह कहा जा सकता है कि मैं अपनी बीवी के प्रति वफादार नहीं था। हां, नहीं था। उससे मोहब्बत मैं अब भी करता था, लेकिन उसका भरोसा अब मुझे रत्ती भर को भी नहीं था। वह धोखेबाज औरत निकली थी। उसने तो अपनी असलियत तक मुझसे छुपा कर रखी थी। वह निशा गोस्वामी नामक कोई शरीफ लड़की नहीं, बल्कि शीला अत्रे नामक एक सजायाफ्ता मुजरिम थी। ऐसी औरत से बेवफाई का क्या गिला, धोखेबाज को धोखा देने का क्या अफसोस। मेरी सिगरेट समाप्त होने तक वह वापस लौटी। उस पर एक निगाह पड़ते ही मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसने कपड़े तो तब्दील किए थे, लेकिन वह नाइटी जैसी कोई सेक्सी ड्रेस पहनकर नहीं आई थी। वह शलवार कमीज पहने थी और अपने घर में भी अपने उन्नत वक्ष को खूब अच्छी तरह से ढकने के सक्षम दुपट्टा तक ओढ़े थी। उसके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें मुझे 2 ग्लास, एक सोडा साइफन, एक आइस बकेट और एक विस्की की बोतल रखी दिखाई दी। उसने ट्रे मेरे सामने रख दी। ये क्या? मेरे मुंह से बरबस निकल गया। वही जो दिखाई दे रहा है, वो बोली। लेकिन क्या? और नहीं पियोगे? इतना खाना खा चुकने के बाद? तो क्या हुआ, मैंने तो ऐसे कभी नहीं पी। आज पी कर देखो। मेरे नाना करते करते उसने 2 जाम तैयार किए। मैं इतना बड़ा पियक्कड़ नहीं, मैं कठिन स्वर में बोला। मिस्टर, वह तनिक तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोली। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। तुम यह कहना चाहते हो कि मैं बहुत बड़ी पियक्कड़ हूं? ना नहीं, मैं हड़बड़ाया। मेरा यह मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? मेरा मतलब था कि अगर और पीनी थी तो वहीं रेस्टोरेंट में ही पी लेते। एक ही बात। उसने ग्लास उठाया। मजबूरन मुझे भी ग्लास उठाना पड़ा। चीयर्स, वो बोली। चीयर्स, मैं बोला। तब मेरी समझ आया कि वह मुझे क्यों फ्लैट पर लाई थी। उसकी मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह पीने की शौकीन थी और एक ड्रिंकिंग पार्टनर के तौर पर ही वह मुझे लाई थी। सामने दीवार पर एक वॉल क्लॉक लगी थी
मैंने उस पर निगाह डाली। क्लॉक 2 बजा रही थी। टाइम देख रहे हो? वो बोली। हाँ, मैं सक पकाया। यूं ही। मेरी घड़ी का भरोसा न करना, ठीक टाइम नहीं देती। कभी रुक जाती है, कभी आगे हो जाती है, कभी पीछे हो जाती है। फिर तो यह मेरी रिस्ट वॉच की बहन हुई। वह हंसी। वाह। फिर एक ही सांस में अपना ग्लास आधा खाली करते हुए बोली, जिंदगी का मजा आ गया। बहुत पीती हो तुम, मैं बोला। तुम्हें एतराज है स्वीट हार्ट? नहीं, कतई नहीं। गुड। सच पूछो तो यही एक काम है जो मैं बहुत ज्यादा करती हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। लेकिन अकेले पीने में क्या मजा है? यानी मेरा ख्याल सही था। वह तनिक आगे को झुकी और बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में बोली, जानते हो क्या, आई एम नॉट ए गुड गर्ल। मैं हंसा। हंसते हो? वह आंखें निकालकर बोली। मैं अपनी हंसी पर कंट्रोल न कर पाया। हाँ, हंसता हूं। वह कुछ क्षण वैसे ही आंखें निकालकर मुझे देखती रही और फिर खुद भी हंसने लगी। अच्छे आदमी हो तुम, उसने फतवा दिया। पुलिसिये होते हुए भी अच्छे आदमी हो तुम। तुम्हारी निगाह में पुलिसिये क्या सारे बुरे होते हैं? सारों का तो मुझे नहीं पता। मैंने सारे पुलिसिये नहीं देखे, लेकिन जितने देखे हैं उनमें कोई अच्छा आदमी नहीं दिखा, सिवाय तुम्हारे। पुलिस वालों के साथ तुम्हारी जिंदगी की कोई बहुत कड़वे तजुर्बे जुड़े मालूम होते हैं, यही समझ लो। इसीलिए पुलिसियों की तुम्हें इतनी पहचान है। मुझे भी देखते ही तुमने कह दिया था कि मैं पुलिसिया हूं या कोई ट्रांसपोर्टर। वह हंसी। उसने अपना ग्लास खाली किया और तुरंत नया पैग बनाया। पुलिसियों की बहुत पहचान है मुझे। इस बार वह बड़ी संजीदगी से बोली। ब्रांडी का जला बियर फूक फूक कर पीता है। उसके उस अनोखे मुहावरे पर मेरी बेसख्ता हंसी निकली। ग्लास खाली करो, उसने हुक्म दंदनाया। मैंने किया। उसने मेरे लिए भी नया पैग तैयार कर दिया। एक बात बताओ, मैं बोला। दो पूछो स्वीट हार्ट। तुम किसी शीला अत्रे को जानती हो? जानती हूं। कमला अत्रे को भी जानती हूं। बिमला, सरला, रचना, अनुपमा अत्रे सबको जानती हूं। क्यों? वह बात को मजाक में उड़ा रही थी। उस वक्त वह कोई गंभीर बात करने की स्थिति में नहीं मालूम होती थी। वहां बैठा मैं खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहा था। बोलो, कौन सी पसंद है इनमें से तुम्हें? कोई भी नहीं, मैं तो बस यूं ही। अब एक बात तुम बताओ। पूछो। मेरे साथ यहां तुम जिंदगी का मजा लेने आए हो या पुलिस इंक्वायरी करने? मैंने उत्तर ना दिया। अपनी उलझन और नियत छुपाने के लिए मैंने विस्की का ग्लास उठाकर होठों से लगा लिया। वो मुहावरा है ना, वो बोली, वंस ए थीफ ऑलवेज ए थीफ। हाँ, साथ ही यह मुहावरा भी होना चाहिए कि वंस ए कॉप ऑलवेज ए कॉप। मैं हंसा, बेमानी हंसी। सुबह के 4 बजे मैं वहां से विदा हुआ, नशे में खस्ताहाल और 100% बेरंग। रात की किसी घड़ी जिस औरत के साथ मैं अभिसार के सपने देखता रहा था, उसने मुझे उंगली तक छूने नहीं दी थी। अब मैं सोच रहा था कि अगर वह मुझे कुछ करने देती तो क्या मैं कर बैठता? जरूर कर बैठता। मेरे दिल ने गवाही दी। उसका मान मर्दन करते समय जरूर मुझे ऐसा एहसास होता जैसे मैं अपनी बेवफा बीवी से बदला उतार रहा था। मेरा औरत जात पर जुल्म जैसे उस पर भी जुल्म होता। मुझे यही करिश्मा लग रहा था कि अपनी नशे की हालत में मैं सुषमा के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर बैठा था। पांव फटने से पहले मैं अपने घर पहुंचा। कंपाउंड में उस रोज का हिंदुस्तान टाइम्स पड़ा था। मैंने अखबार उठाया और उसका लोकल पेज खोला। उसमें निशा के कत्ल से ताल्लुक रखती एक खबर मुझे दिखाई दी। कैबरे डांसर के हत्यारे का कोई सुराग नहीं। इस हेडलाइन के नीचे मुझे दिल्ली के एक माने हुए पत्रकार सूरज जोशी का नाम छिपा दिखाई दिया। उसने लिखा था, इन पंक्तियों के लेखक को विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि स्थानीय पुलिस की निगाह में सुंदर नगर में हुई निशा नामक कैबरे डांसर की हत्या का
एक प्राइम सस्पेक्ट है। वह संदिग्ध व्यक्ति हरियाणा के फरीदाबाद जिले का एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, जिसकी मरने वाली रखेल बताई जाती है और जिसके नाम को गोपनीय रखने में स्थानीय पुलिस हरियाणा पुलिस की मदद कर रही है। यह स्थिति तब है जबकि वह उद्योगपति इस बात की कोई सफाई देने को भी तैयार नहीं कि हत्या के समय वह कहां था। पुलिस के पूछने पर भी उसने अपनी एलबाई पेश नहीं की, जबकि यह बात सर्वविदित है कि निशा की मौत से कुछ समय पहले वह उसके साथ था। सिद्धांततः जहां उसे दफा 302 के तहत तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वहां उसे अभी तक अपनी सफाई देने के लिए दिल्ली पुलिस ने तलब तक नहीं किया। पुलिस द्वारा उस उद्योगपति को दिखाई जा रही नरमी और दयानतदारी इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार से पैसे वाले लोग अपने आप को कायदे कानून से ऊपर समझते हैं और मुल्क के निजाम की खिल्ली उड़ाते हैं। उसके आगे भी अभी बहुत कुछ था जो कि मैंने उस वक्त नहीं पढ़ा। मुझे हैरानी थी कि राम कुमार अग्रवाल के बारे में इतना कुछ जानते हुए अखबार वालों ने साफ साफ उसका नाम लेने की कोशिश नहीं की। उसी खबर के साथ 2 ऐसी तस्वीरें भी थी जो इस बात का सबूत थी कि उस रिपोर्ट ने पुलिस के महकमे में बहुत भीतर तक सेंध लगाई हुई थी। उन तस्वीरों को देखकर मेरा एसपी शर्तीय आपे से बाहर हो जाने वाला था। 10 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पर मेरी अपनी बीवी से मुलाकात हुई। वह हमेशा की तरह परियों जैसी खूबसूरत और देवियों जैसी निर्दोष लग रही थी। उसका वह रूप देखकर हमेशा की तरह एक बारगी तो मैं वह सब कुछ भूल गया जो मेरे जहन में उसके खिलाफ था। न सिर्फ भूल गया बल्कि पिछली रात की अपनी करतूत पर बाकायदा मन ही मन शर्मिंदा होने लगा। लेकिन वह एहसास वक्ती था। जल्द ही मैं झुंझला गया और मन ही मन अपने आप को कोसने लगा कि मुझे शर्मिंदा होने की क्या जरूरत थी। शर्मिंदा तो मेरी बीवी को होना चाहिए था, जो कि झूठी थी, धोखेबाज थी, बेवफा थी, सजायाफ्ता मुजरिम थी, शीला अत्रे थी। निशा बड़े गौर से मेरी सूरत देख रही थी। मैं उससे निगाहें चुरा रहा था। निशा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि एकाएक टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने मन ही मन बहुत राहत महसूस करते हुए उठकर फोन उठाया। फोन मेरे एएसपी का था। अभी तक घर बैठे क्या कर रहे हो? वह गरजा। फौरन यहां पहुंचो। बस साहब आया, मैं बौखलाए स्वर में बोला। आज का अखबार देखा? जी हां देखा। मैं समझ गया कि एएसपी उसी खबर की वजह से उबल रहा था जो मैंने सुबह लोकल पेज पर पढ़ी थी। एक बात और, एएसपी बोला, अपने फोन का रिसीवर ऑफ मत रखा करो। पुलिस की नौकरी में यह नहीं चलता। रिसीवर ऑफ था? हां, मैंने एक्सचेंज से मालूम किया था कि रिसीवर ऑफ था। तुम क्या कश्मीर लग गए हो जो रात को रिसीवर ऑफ करके सोते हो? और ऐसा क्या तुम ड्यूटी से बच जाओगे? अगली बार मुझे रिसीवर ऑफ मिला तो मैं हवालदार को तुम्हारे घर भेजकर तुम्हें उठवा कर मंगवाऊंगा। लेकिन उसने फोन पटक दिया। मैंने भी धीरे से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। तो पिछली रात को मेरा टेलीफोन का रिसीवर ऑफ था। जरूर ऐसा निशा ने किया था, क्योंकि मैं तो पिछली रात घर पर था ही नहीं, और मेरी वजह से किया था ताकि अगर मैं उसे चेक करने के लिए घर पर फोन करूं तो मुझे बिजी सिग्नल मिले और मैं ये समझूं कि फोन बिगड़ गया था। हेडक्वार्टर से बुलावा था। अपार व्यस्तता का प्रदर्शन करते हुए मैं बोला, फौरन पहुंचना है। एएसपी आसमान सिर पर उठा रहा था। उसने बड़ी संजीदगी से सहमति में सर हिलाया। वह मुंह से कुछ न बोली। मैं एएसपी के कमरे में पहुंचा। टोकस वहां पहले से बैठा था और लगता था वहां मेरा ही इंतजार हो रहा था। मैंने एएसपी का अभिवादन किया। उसने नाक से मक्खी उड़ाने के अंदाजा से अभिवादन का जवाब दिया और बड़े बेसब्रेपन से मुझे बैठने का इशारा किया। मैं टोकस के बगल में एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या कर रहे हो तुम सुंदरनगर वाले मर्डर केस में? वह आंख निकाल कर बोला, तफ्तीश कर रहा हूं साहब। क्या तफ्तीश कर रहे हो? जो मुझसे बन पड़ रहा है। क्या बन पड़ रहा है तुमसे? मैंने श्रीवास्तव और विपिन कुमार को चेक किया है। श्रीवास्तव और विपिन कुमार को चेक किया है? वह भड़का। मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि यह किसी चोर का काम नहीं था, इसीलिए उस दूध वाले छोकरे के पीछे पड़ना बेकार था। और श्रीवास्तव में भी क्या रखा है?
मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि हत्यारा श्रीवास्तव, राजकुमार अग्रवाल और कृष्ण भार्गव में से एक था। इनमें से श्रीवास्तव को निकाल दो तो बाकी बचे अग्रवाल और भार्गव। इन दोनों में से अंधे को दिखाई देता है कि अग्रवाल में ज्यादा संभावनाएं हैं। अब बोलो, तुम्हें और लोगों के पीछे पड़ना चाहिए था कि अग्रवाल के पीछे? तुम श्रीवास्तव और विपिन कुमार पर वक्त बर्बाद करते रहे और अग्रवाल के बारे में तुम कुछ भी नहीं जान पाए। तब मैं भी फट पड़ा। कैसे जान पाऊं उसके बारे में कुछ? मैं गुस्से में बोला। कोई कुछ जानने दे तो सही। कौन नहीं जानने दे रहा? हमारे अपने भाई बंद ही नहीं जानने दे रहे। टोकस से पूछिए। एएसपी को हरियाणा पुलिस के कृपाल सिंह नामक उस इंस्पेक्टर के बारे में बताया, जिससे हासिल तो हमें मदद होनी चाहिए थी, लेकिन अग्रवाल को प्रोटेक्ट करने की नीयत से खुद ही हमारे और अग्रवाल के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो गया था। वे बात सुनकर एएसपी बेहद गंभीर हो गया। यह बात मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताई? वे बोला। पहले बताने की नौबत ही नहीं आई साहब, टोकस बोला। कल अंधेरा हो चुकने के बाद ही हम दिल्ली पहुंचे थे। तब तक आप यहां से जा चुके थे। आज अब यह बात हम बता ही रहे हैं आपको। एएसपी खामोश हो गया। वह कुछ क्षण अपने सामने पड़े पेपर वेटों से खेलता रहा, उन्हें आपस में टकराता रहा, तरतीब से रखता रहा। अंत में जब वह बोला तो वह भड़क नहीं रहा था। राजधानी में वह धीरे से बोला, पुलिस की नौकरी करना बहुत कठिन है। रसूख वाले लोग पर हाथ डालने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। लोग हमारे महकमे में हमारे ऊपर पहुंचे तो कोई बात नहीं, वे तो सीधे गृह मंत्री तक जा पहुंचते हैं। इसीलिए किसी बड़े आदमी के खिलाफ बहुत सोच विचार कर कदम उठाना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे कायदे कानून से ऊपर हो जाता है। अब तक हम राम कुमार अग्रवाल को ढील दे सकते थे, लेकिन अब आज के खबर के छपी जाने के बाद हम ऐसा करेंगे तो कल यह भी साफ छप जाएगा कि हम ही उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा हम कतई नहीं कर सकते। ऐसा हम इसीलिए नहीं कर सकते कि राम कुमार अग्रवाल पर हाथ डालना हमारे लिए जरूरी है। तुम घबराओ नहीं, आज शाम से पहले वो यहां होगा। नहीं होगा तो मैं खुद फरीदाबाद जाकर उसे गिरफ्तार करके हथकड़ियों में यहां ले आऊंगा। मैंने चैन की सांस ली। शाम को तुम यहां होना। मैं अग्रवाल को तुम्हारे सामने क्वेश्चन करना चाहता हूं। मैंने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने हम दोनों को डिसमिस कर दिया। अब तुम जरा बाहर आकर मैं टोकस से बोला, कृष्णा भार्गव की खबर लो। कल ले तो ली मैंने, वह बोला। फिर खबर लो। कल तो उसने तुम्हें पूछ पूछ कर बहला दिया, तभी तो कुछ हाथ नहीं लगा। आज जरा अच्छी तरह से बाजा बजा कर आओ उसका। और तुम? मैं हिचकिचाया। तुम साथ नहीं चलोगे? नहीं, मैं बोला। वहां तुम अकेले ही जाओ, मैं कुछ और करना चाहता हूं। क्या? मैं फिर हिचकिचाया। तुम विपिन कुमार के पीछे पड़ना चाहते हो? हां, मेरा बाप कहा करता था कि जिस आदमी को वक्त की कदर नहीं होती वह एक एक काम को 21-21 बार करता है। मैंने घूर कर उसे देखा। रवि, वह शिकायत भरे स्वर में बोला, अभी सुना नहीं था एएसपी ने क्या कहा था? उसने कहा था कि उस दूध वाले छोकरे के पीछे पड़ना बेकार था। और टोकस, हां, तेरे बाप ने यह नहीं कहा था कि माथत को अपने बॉस से जुबान नहीं लड़ानी चाहिए और उसे बॉस के हुक्म की तामील बिना हुज्जत के करनी चाहिए। वह बौखलाया। उसने आहत भाव से मेरी तरफ देखा। ओके बॉस। फिर वह बनावटी तत्परता के साथ मुझे सैल्यूट मारता हुआ बोला। मुझे बहुत ग्लानि हुई। मैंने महसूस किया कि टोकस से मुझे ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। सॉरी, मैं बोला। किस बात की सॉरी? पूर्ववत उसने नकली हैरानी जाहिर की। तुम्हें मालूम है किस बात की सॉरी? वह कुछ क्षण खामोश रहा। फिर उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट प्रकट हुई जो कि मैं देखना चाहता था। दोस्ती और आत्मीयता की मुस्कुराहट। वापस यही मिलेंगे, मैं बोला, शाम से पहले। उसने सहमति में सिर हिलाया। मैं मिंटो रोड पहुंचा। वहां मैंने बड़ी सहूलियत से केदारनाथ कनकटी की बीवी संतरा का वो पता तलाश किया जो मुझे विपिन कुमार ने बताया था। संतरा का फ्लैट एक 8 मंजिली इमारत में सबसे ऊपरी मंजिल पर था। मैंने कॉल बेल बजाई और साथ ही दरवाजे पर दस्तक भी दी। संतरा की जो खूबियां विपिन कुमार ने बयान की थी, उनके मुताबिक उसे बहुत शानदार औरत होना चाहिए था।
लेकिन किसी शानदार औरत की कल्पना में केदारनाथ जैसे घटिया गुंडे बदमाश के सोबत नहीं कर पा रहा था। विपिन कुमार के सोबत में भी नहीं कर पा रहा था। पता नहीं क्या शानदार था उस औरत में। एक गुंडे बदमाश की उसकी गैर हाजिरी में एक सजायाफ्ता मुजरिम से आशनाई लगाने वाली औरत कोई रिटायर्ड या सेमी रिटायर्ड वैश्या ही हो सकती थी। खाक घुन्नी तजुर्बेकार ढीली हुई या ढल चुकी अम्मा, लेकिन जिस स्त्री ने दरवाजा खोला वो मेरे कल्पना से एकदम विपरीत निकली। वो कोई हसीना नहीं थी, शानदार भी उसमें कुछ नहीं था, लेकिन जो बात मेरी कल्पना से मेल नहीं खा रही थी वो यह थी कि वो तो किसी सरकारी दफ्तर की कर्मचारी, कॉरपोरेशन की किसी स्कूल की अध्यापिका या किसी सोशल वर्कर जैसी शरीफ और नेकियत लग रही थी। वह कोई 27-28 साल के दरमियान कद के चरहरे बदलने वाली स्त्री थी। उसके बाल जुड़े के सूरत में बंधे हुए थे, रंग सांवला, और चेहरे पर किसी प्रकार का रंग रोगन पूता नहीं दिखाई दे रहा था। वह एक मामूली सूती साड़ी पहने हुई थी जिसके पल्ले को उसने अपने कंधों की गिर्द इस प्रकार लपेटा हुआ था कि उसका वक्ष पूरी तरह से ढका हुआ था। एक जेल के पंछी की बीवी और वैसे ही व्यक्ति की माशूक के रूप में उसकी कल्पना करना मुहाल था, लेकिन आखिर थी तो वो औरत। जरूरी थोड़ी था कि जो दिखाई दे रहा था वही सच था, और उसने साबित भी कर दिखाया कि नेक नियति की चमकीली परत के नीचे माल असल में खोटा ही था। संतरा, मैं बोला। संतरा नाम है तुम्हारा? उसने अपलक मुझे देखते हुए सहमति से सिर हिलाया और बोली, कौन हो तुम? इंस्पेक्टर रवि शर्मा। मैंने उसे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। पुलिसिए? हाँ। यहां क्यों आए हो? वह नफरत भरे स्वर में बोली। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं किसी साले पुलिसिए से कोई बात करना नहीं चाहती। 1 मिनट में यहां से दफा हो जाओ। मुझसे बात करनी है तो मुझे गिरफ्तार करो, वारंट लेकर आओ, समझे? उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने समय रहते चौखट और दरवाजे में अपना पांव अड़ा दिया। फिर मैंने अपने कंधे को दरवाजे से भिड़ाकर जोर से धक्का दिया। पल्ला उसके हाथ से छूट गया और वह अपने संतुलन कायम रखने के लिए कोशिश करती रही। पल्ला उसके हाथ से छूट गया और वह अपना संतुलन कायम रखे रहने की कोशिश में कई कदम पीछे छुट गई। इससे पहले कि वह फिर दरवाजे के करीब पहुंच पाती, मैंने भीतर कदम रखा और पांव की ठोकर से अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। वह यूं मेरी तरफ झपटी जैसे मुझे रौंदते हुई गुजर जाना चाहती हो। मैंने उसे रास्ते में ही थाम लिया और समीप पड़े एक सोफा चेयर में धकेल दिया। वह गेंद की तरह फिर उछली। साले कुत्ते, कमीने, हराम्स! मैंने उसे वापस सोफा चेयर में धकेल दिया और कहर भरे स्वर में बोला, अब मुंह से अगर गाली निकली तो हलक से जुबान खींच लूंगा, समझी? वह हाफती हुई खा जाने वाली निगाहों से मुझे देखती रही। कुछ क्षण पहले ही छीना झपटी में उसके वक्ष से साड़ी का पल्लू हट गया था और अब मुझे धोखनी की तरह चलती उसकी सांस के साथ साथ उसका उन्नत वक्ष उठता गिरता दिखाई दे रहा था। वह नजारा मुझे इतना दिलकश लगा कि मेरा जी चाहने लगा कि मैं अभी उसे दबोच लूं। वह सांस खींचती थी तो उसकी आधी आधी छातियां ब्लाउज से बाहर निकल कर आती थी और मुझे यूं लगने लगता था जैसे अभी ब्लाउज पर सामने की तरफ लगे बटन तड़ाक तड़ाक करके टूटने लगेंगे।